आज के स्टेट वाले हिस्से में हमें देखना है असम के बारे में चीज़ें। सबसे पहले हम असम का मैप देख लेते हैं और उसके बाद कुछ जीके से रिलेटेड कुछ चीज़ें आप जानेंगे। यदि आपको कभी इंटरव्यू में अपने आउटसाइड के स्टेट के बारे में कुछ चीज़ें पूछ लिया जाता है, जैसे कि आप यदि मध्य प्रदेश के रहने वाले हो, मध्य प्रदेश से सटे हुए दो चार जो स्टेट हैं, कम से कम उनकी जानकारी तो आपको होनी चाहिए। वहाँ पर अभी क्या चल रहा है, क्या उसका मतलब बेसिक चीज़ें तो हमें पता होना चाहिए। इसलिए हम आज असम का मैप देख रहे हैं। इसीलिए हम एक स्टेट को हमेशा चुनते हैं और एक देश का हम मैप देखते हैं। तो असम की यदि हम बाउंड्रीज़ को देखें ना, तो असम अपनी बाउंड्री को शेयर करता है अरुणाचल प्रदेश के साथ में, इसके नॉर्थ वाले हिस्से में, नॉर्थ और पूर्वी हिस्से में। ये जो बाउंड्री आप देख रहे हैं, ये है अरुणाचल प्रदेश की। और इसी से यदि आप नीचे जाओगे तो नागालैंड के साथ में अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, जिसकी राजधानी है कोहिमा। उसके नीचे आप उतरते हैं दक्षिण की तरफ तो मणिपुर की साथ में अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, जिसकी राजधानी है इम्फाल। इसके अलावा ये अपनी बाउंड्री को शेयर करता है मिजोरम के साथ में, जिसकी राजधानी है आइजोल। और उसके नीचे छोटे से हिस्से में अपनी बाउंड्री को शेयर करता है त्रिपुरा के साथ में, ठीक है, जिसकी राजधानी है अगरतला। अब बांग्लादेश के साथ में अपनी बाउंड्री को दो बार शेयर कर रहा है, एक यहाँ से और एक ये ऊपर वाला हिस्सा आप देख रहे हो ना, वहाँ से। तो बांग्लादेश हो गया। और अपनी बाउंड्री को शेयर करता है मेघालय के साथ में, जिसकी राजधानी है शिलोंग। और ग्रीन वाला ये जो आप एरिया देख रहे हो, ये पूरा एरिया है पश्चिम बंगाल वाला। तो ये पश्चिम बंगाल के साथ में भी अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, जिसकी राजधानी है कलकत्ता। ऊपर आप देखोगे तो ये अपनी बाउंड्री भूटान के साथ में शेयर करता है, जिसकी राजधानी है थिम्फू। इस प्रकार से हम देख चुके हैं असम किस किस के साथ में अपनी बाउंड्री को शेयर कर रहा है, ठीक है। कर्क रेखा से यदि इसकी आप स्थिति देखोगे तो ये कर्क रेखा है। कर्क रेखा के ये उत्तर में पड़ता है, मतलब नॉर्थ वाले हिस्से आप इसको बोल सकते हो। इसके अलावा मेजर जो यहाँ की रिवर है वो ब्रह्मपुत्र नदी है। तो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में आज हम इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो भी हैं उसको देख लेंगे। दूसरी बात ये है, सिटी की यदि हम बात करें ना, तो ये डिब्रूगढ़ है, ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर बसा हुआ है। इसी के आगे से इसकी दो शाखाएं बताई गई हैं। एक अरुणाचल प्रदेश के दो हिस्सों में ये चली जाती है, एक तेजू की तरफ चली जाती है। इसके अलावा गुवाहाटी और दिसपुर ये भी ब्रह्मपुत्र रिवर के किनारे बसे हुए सिटी हैं। चलिए कुछ फैक्ट जान लेते हैं हम ब्रह्मपुत्र रिवर से रिलेटेड। देखिए, तिब्बत में इसको सांपू के नाम से जाना जाता है और असम में कहते हैं इसको दिहांग। ये निकलती है तिब्बत में मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हिमानी है। और यदि इसकी हाइट देखें ना समुद्र तल से, तो 5150 मीटर की इसकी हाइट है। दूसरी बात यह है, गिरती कहाँ पर है, ये जाकर अपना पानी छोड़ती है बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। और यहीं पर ये डेल्टा का निर्माण भी करती है। दूसरी बात, यदि इसकी लंबाई देखें तो टोटल तो 2900 किलोमीटर है, लेकिन इंडिया में 916 किलोमीटर में ये बहती है। इसकी सहायक नदियां हैं दिबांग, लोहित, सेसरी, नोवा, दिहांग आदि। इसके अलावा भी इसकी कई सारी सहायक नदियां जैसे स्वर्णसीरी, धनसीरो, मानस, धारला, तीस्ता, बूढ़ी दिहांग, धनसिरी, कुल्सी और जिंजराम। अब असम का हम जीके देख लेते हैं। देखिए, असम एक पहला स्टेट बना था जहां पर AFSPA लाया गया था। AFSPA का मतलब होता है आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958। मतलब ये एक ऐसा कानून है जो कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है, इसने स्पेशल ग्रांट दे दी थी किसको, इंडियन आर्म फोर्स को, कि आप पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन कर सकते हैं जो भी डिस्ट्रीब्यूटेड एरियाज़ है वहाँ पर। ऐसा ये कानून कहता है। अब हम देख लेते हैं कुछ मेन फैक्ट असम से रिलेटेड। सबसे पहला हम देखते हैं खेतीबाड़ी से रिलेटेड। तो असम टी प्रोड्यूसर का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। इंडिया में सबसे ज़्यादा टी का उत्पादन होता है असम में। और असम ही पहला स्टेट रहा था जहाँ पर AFSPA को कमांडेड किया गया था, ठीक है। वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट रिवेराइन आइसलैंड है ना,
नदी द्वीप जिसको कहते हैं वो माजुली है। ये बना है ब्रह्मपुत्र रिवर पर। ये भी लोकेटेड है असम में, जो कि हम मैप में देख नहीं पाए थे कि कहाँ पर ये है, तो देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, आप क्लियर हो जाएगी सारी चीज़ें। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ना, यही वाला हिस्सा है माजुली द्वीप, जो कि सबसे बड़ा द्वीप समूह माना जाता है, ब्रह्मपुत्र रिवर पर बना हुआ है और ये स्थित है असम में। असम को जाना जाता है लैंड ऑफ द रिवर और ब्लू हिल्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स फ्रॉम यूनेस्को की बात करें तो कौन कौन सी जगह हैं? कांजीरंगा नेशनल पार्क और मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये 2 जगहें हैं जिनको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। असम जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉर्डर को शेयर करता है अदर स्टेट के साथ में, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। एक ब्रिज है, इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज, भूपेन हजारिका ब्रिज है, जो कि असम पर बना है, लोहित रिवर के ऊपर इसको बनाया गया है, ये हमको ध्यान रखना है, ठीक है। एशिया की यदि ओल्डेस्ट रिफाइनरी की बात करें वो असम में स्थित है, और वर्ल्ड की बिगेस्ट वीविंग विलेज, ठीक है, सोलकाची, ये स्थित है असम में। अब हम बात कर लेते हैं न्यूज़ की। न्यूज़ में ये बताया गया है कि असम की जो असेंबली है, मतलब विधानसभा है, अगले आने वाले सत्र जब भी होंगे तो काऊ के प्रोटेक्शन से रिलेटेड एक हम बिल लाएंगे, ऐसा यहाँ के राज्यपाल का कहना है। यहाँ के राज्यपाल हैं, ठीक है, जगदीश मुखी, इन्होंने ही ये बात कही है। उनका ये कहना है कि काऊ के प्रोटेक्शन को लेकर हम जीरो टॉलरेंस लाने वाले हैं, ऐसा इनका कहना है। इसके अलावा इसमें एक वर्ड यूज़ किया गया है सातरस, असामीज वर्ड है ये, ठीक है। ये एक प्रकार के संस्थागत केंद्र होते हैं, इंस्टीट्यूशनल संस्थाएं केंद्र होते हैं, जो कि एसोसिएटेड रहते हैं एक सरना ट्रेडिशन ऑफ वैष्णविज्म, इससे ये रिलेट करते हैं। दूसरी बात ये है, लार्जली इनको फाउंड किया गया था इंडियन स्टेट ऑफ असम, और असम से रिलेटेड जो भी स्टेट है ना लगे हुए हैं, वहाँ पर इस धर्म को या फिर इस विचार को पाया गया है, ठीक है। और कुछ बातें हैं जो इससे रिलेटेड देख लेते हैं। एक और नाम से इन लोगों को जाना जाता है जो भी इन पर विश्वास करते हैं, ठीक है, या फिर उनको एक्सेप्ट करते हैं या उनकी जैसी जीवन शैली को अपनाते हैं ना, तो उनको थान्स के नाम से भी जाना जाता है। तो आगे यहाँ के जो गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं, उनका ये कहना है कि मैं ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ कि हमारी सरकार काऊ के प्रोटेक्शन से रिलेटेड एक बिल लाने वाली है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि गाय को हमारे यहाँ पर पवित्र माना जाता है और ये हमें लाइफ सस्टेनिंग मिल्क को प्रोवाइड करती है, ठीक है। और यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया जाएगा सैक्रेड, मतलब होता है पवित्र, सैक्रेड एनिमल है। दूसरी बात यह है, जब ये कानून बन जाएगा तो इसमें गाय का ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह नहीं हो सकेगा, मतलब कि आप असम से गाय को दूसरे स्टेट में नहीं लेके जा सकते हो, ऐसा ये कानून कहता है। इसके अलावा गवर्नर ने एक बात और कही कि हेमंता बिस्व शर्मा, अभी जो कि नए सीएम बने हैं ना असम के, तो ये कुछ और नए कदम उठाने वाले हैं। अभी इससे पहले हमने वैष्णव धर्म के बारे में जाना था ना, तो वैष्णव मोनेस्ट्रीज का जो लैंड है, जहाँ पर इलीगल इंक्रोचमेंट्स हो गया, अवैध कब्जा हो चुका है, जो वैष्णव धर्म से रिलेटेड जो मंदिर, विहार या मठ, आप जो भी चाहो कह सकते हो, तो उन पर जो अवैध कब्जा हुआ है उसको भी हम वापस दिलाने का काम करेंगे, ऐसा इनका कहना है। आगे इनका ये कहना है कि देखिए, हम जो है स्ट्रेंथनिंग करने वाले हैं किसको, नाम घर्स को, मतलब जो प्रेयर हॉल्स रहते हैं ना इस धर्म से रिलेटेड, वैष्णव धर्म से रिलेटेड, उनके जो प्रेयर हॉल हैं उनको और भी ज़्यादा मजबूत करने वाले हैं और उनके राइट को प्रोटेक्ट करेंगे। किनके, सतरस, जो भी वैष्णव धर्म से रिलेटेड पीपुल्स हैं, मोनिस्टर हैं, उनके राइट को हम प्रोटेक्ट करेंगे, ऐसा इनका कहना है।
दूसरी बात ये है, अब जो ज़मीन कब्जे में है उसको हम कैसे करके छुड़ाएंगे, इसके लिए हमने टास्क फोर्स को कंस्टिट्यूट कर लिया है जिससे हम लैंड को रिकवर कर सकें, ऐसा गवर्नर का कहना है। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि कुछ कुछ हम ऐड भी इनको देने वाले हैं, कुछ सहायता भी इनको हमेशा देते रहेंगे ताकि इनकी जो स्ट्रेंथ है ना वो बनी रहे। इसके अलावा हमें ब्लैक फंगस से रिलेटेड एक न्यूज़ को देखना है, तो इसमें एक वर्ड यूज़ किया गया है मोल्ड। मोल्ड कुछ नहीं, एक प्रकार का फंगस ही होता है जो कि ग्रो करता है किसके फॉर्म में, मल्टी सेल्यूलर फिलामेंट, जिनको हाइफी भी कहा जाता है, इसके रूप में ये अपने आप को ग्रो करता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इस बीमारी के बारे में, थोड़ी सी बेसिक जानकारी जो कि हमें पता रहना ज़रूरी है। म्यूक्रोमाइकोसिस, ठीक, ये एक प्रकार का एग्रेसिव और इन्वेसिव फंगल इन्फेक्शन है, मतलब फफूंद के द्वारा ये फैलता है। ये हमारे कई सारे बड़े बड़े ऑर्गन्स को प्रभावित कर सकता है, जैसे कि ब्रेन, इंटरनल डैमेज टू ईयर, हमारे कान हो गए, नाक हो गई, थ्रोट हो गया और माउथ हो गया। अब चूंकि जहाँ पर ये होता है ना वहाँ पर कालापन पड़ जाता है, इसलिए इसको ब्लैक फंगस के भी नाम से जाना जाता है। अब चूंकि एक से दूसरे में तो ये फैलता नहीं, मतलब जैसे छूत का रोग कहते हैं ना, वैसा तो नहीं है, लेकिन यदि आप इसको जल्दी से पता नहीं लगाओगे ना तो ये डेथ का भी कारण बन सकता है। अब हम बात करते हैं इसकी रोकथाम की, कैसे इसकी रोकथाम की जा सकती है। तो देखिए, द सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यूएस ने इसको सीरियस बट रेयर डिजीज़ कहा है। अब रेयर इसलिए है क्योंकि यदि हम 1000 लोगों की बात करें ना इंडिया में, तो ये 0.14 लोगों को ही हो रहा है। अब हम बात करते हैं इसका आखिर रीज़न क्या है। तो डायबिटीज़ मेलिटस इसका सबसे बड़ा रीज़न है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर, मतलब जो डायबिटीज़ के रोगी हैं ना वो ही इसका सबसे बड़ा रीज़न बताया जा रहा है। क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड का यूज़ करते हैं, इसी के चलते चलते ये डिसीज़ हमको देखने को मिल रहा है। स्टेरॉइड जो होता है ना, कुछ कोविड-19 के पेशेंट भी यूज़ करते हैं ताकि अपनी इम्यून को वो बढ़ा सकें। खिलाड़ी लोग भी इसका यूज़ करते हैं अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। और यदि हम इसके उपचार की बात करें ना, तो ये ड्रग आपको याद रखना है, एम्फोटेरिसिन बी, इसको दिया जाता है पेशेंट को ताकि वो लोग जल्दी से रिकवर हो सकें। दूसरी बात ये है, सर्जरी की भी नौबत इसमें आ जाती है। अब हम बात कर लेते हैं इस ब्लैक फंगस वाली बीमारी के बारे में। तो गुजरात जो स्टेट है वो हॉटस्पॉट बन गया है म्यूक्रोमाइकोसिस के लिए। हम पूरे ऑल इंडिया की बात कर रहे हैं, ऑल इंडिया में सबसे ज़्यादा जो केसेस है ना गुजरात में आए हैं। इसी के चलते केंद्र सरकार ने सभी स्टेट को कहा है, यदि आपके यहाँ पर ब्लैक फंगस के केसेस आ रहे हैं तो आप उसको एपिडेमिक घोषित कर दीजिए। एपिडेमिक घोषित करने के बाद एपिडेमिक एक्ट 1897 काम में आना चालू हो जाता है, जो कि केंद्र सरकार को और स्टेट गवर्नमेंट को विशेष पावर देता ताकि वो इस बीमारी को हैंडल कर सकें। टोटल केसेस की यदि हम बात करें ना तो अभी तक 2000 केसेस गुजरात में आ चुके हैं, और ये इमर्ज होके आया है हॉटस्पॉट के लिए, हॉटस्पॉट के रूप में फॉर म्यूक्रोमाइकोसिस, जिसको हम ब्लैक फंगस के रूप में भी जाना जाता। और इसने ऑलरेडी 250 लाइव्स के ऊपर क्लेम कर दिया है इन द स्टेट, मतलब इतने लोगों को इसने बहुत इफ़ेक्ट किया है, मतलब डेथ हुई है इससे। और पार्टिकुलर यदि हम गुजरात की भी बात करें ना तो इसमें कुछ कुछ जगह जैसे कि अहमदाबाद हो गया, सूरत हो गया और राजकोट, यहाँ पर सबसे ज़्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं। इसमें एक वर्ड यूज़ किया गया है लिपोसोमल, मतलब ये इस बीमारी के लिए जो ड्रग रोगियों को हम देंगे ना वो इस फॉर्म में रहेगा, मतलब वो जिस भी फॉर्म में दिया जाए उसको इस तरीके से दो कि जहाँ पर भी इन्फेक्शन है वो वहाँ पर जाए और उससे वो लड़ाई कर सके। तो उसी रूप को कहा गया है लिपोसोमल। ठीक है, और ये इसका जो यदि हम फॉर्म देखें ना, ये वेरी टीनी फैट लाइक पार्टिकल्स
रहता है। दूसरी बात ये है, ये ईजियर रहता है ताकि हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर सके और अलाउस मोर ड्रग्स टू गेट द टारगेट एरिया ऑफ बॉडी। जैसे कि यदि कहीं पर ट्यूमर है तो वहाँ तक ये पहुँच सके, इस फॉर्म में इसको यूज़ करना चाहिए, ऐसा यहाँ के सरकार का कहना। दूसरी बात ये है, यदि ऐसी कंडीशन हमारे स्टेट में आ जाती और यदि आप सीएम रहते तो आप क्या करते। दूसरी बात तो ये देखिए, आपको क्या क्या करना, इसमें जो ड्रग यूज़ किया जाता है ना, उसकी आपको क्वांटिटी मेंटेन करके रखना पड़ेगा। ठीक है, आपको देखना पड़ेगा पर्याप्त मात्रा में है कि नहीं है। दूसरी बात ये है कि जो भी लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं, आपको उनको अलग रखना पड़ेगा और अलग से उनका इलाज करना पड़ेगा। इसके अलावा एक जो न्यूज़ है वो यास साइक्लोन से रिलेटेड है। सरकार का कहना है, आज सरकार का जो आईएमडी डिपार्टमेंट है ना, इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसका कहना है कि ये वेडनेसडे तक उड़ीसा और बंगाल को क्रॉस करने वाला है ये साइक्लोन, और सरकार ने इसको रखा है वेरी सीवियर की कैटेगरी में। इसी हिसाब से अब सरकार अपनी तैयारी करेगी, क्या क्या कदम उठाती है देखते हैं। इसके अलावा ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ना भीड़ भाड़ वाली, ये माइग्रेंट वर्कर्स लोग हैं। अब सरकार तो कहती है 1 हफ्ते के लिए हम लॉकडाउन लगा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जब वो बढ़ाते जाती है ना, तो लोग भी कितना इंतज़ार करेंगे, उनको मजबूर होकर के जाना पड़ता है अपने गांव या फिर अपने होम टाउन में। तो ये वही पिक्चर है। देखिए, दिल्ली का जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उसका कहना है कि पिछले जो 1 महीना है उसमें 8 लाख से भी ज़्यादा माइग्रेंट वर्कर अपने घरों को वापस गए हैं, ऐसा इनका कहना है। अब सबसे बढ़िया यदि हम साधन की बात करें तो इन्होंने प्राथमिकता दी है रेल को। अब पिछले साल की बात करें तो पिछले साल तो सरकार ने रेलों को भी रोक लगा दी थी, रेलें भी नहीं चल रही थी इसलिए, लेकिन इस साल ट्रेन चल रही है ना, तो लोग ट्रेन के द्वारा ज़्यादा आ रहे जा रहे हैं। इसके अलावा जो बसेस हैं उनमें लोग जा रहे हैं। इसके अलावा भी कुछ लोग प्राइवेट व्हीकल को हायर कर रहे हैं, किराए में ले रहे हैं और अपने घर जा रहे हैं। लेकिन अब इनकी जो गणना है, इनकी जो संख्या है, इस यहाँ पर नहीं बताई गई, मतलब 8 लाख में उसको नहीं जोड़ा गया है। इसके अलावा दिल्ली में जो अभी बारिश हुई थी ना, बहुत काफ़ी तेज़ मात्रा में बारिश हुई थी, तो अभी किसान लोग अपना प्रोटेस्ट जारी रखे हैं, किसान आंदोलन उनका कंटिन्यू है। तो उनको अभी कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा इस बारिश के आने से। देखिए, मैं आपको हमेशा कहता हूँ, मेरा सबसे ज़्यादा फोकस रहता है ना ऐसे लोग जो कि परेशान हैं, चाहे वो गरीब लोग हों चाहे वो फार्मर्स हो, इन पर ही जो प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, इनका सबसे ज़्यादा ध्यान हमारा इधर ही जाता है। इसीलिए थोड़ी सी है जानकारी, आप देख लीजिए अपने हिसाब से। ऐसे इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए कि लोग आखिर कौन कौन सी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। देखिए, इसको आप एक पिक्चर के माध्यम से समझ लीजिए। ये इनका घर है, लंगर का एक प्रकार से डेरा है जहाँ पर ये लोग रह रहे हैं। इसके दोनों तरफ में नाले बने हुए हैं इस प्रकार से। अब पानी इतना ज़्यादा गिरा ना कि ये जो नाले थे, ये नाले के ओवरफ्लो होने लगा, नाले से ओवरफ्लो होने लगा और इनके घर तक ये पानी एंटर कर जाता है। कंडीशन ऐसी आ जाती है कि उनका जो फूड है, उनके जो गद्दे हैं, वो पानी के ऊपर तैरने लग जाते हैं, इतनी कंडीशन ख़राब। लोगों का कहना है कि हम पूरी रात भर जागे हैं पानी को खाली करने के लिए, कई रात, मतलब कंटिन्यू हम लोग जागे हैं, ऐसा किसानों का कहना है। अब ये तो खाली ट्रेलर था। देखिए, अभी मानसून अच्छे से आया नहीं है, अभी बारिश का मौसम चालू हुआ भी नहीं है। यदि अभी से ही ये लोग इतने ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं तो आने वाली बारिश को ये लोग कैसे सहन करेंगे। दूसरी बात ये है, कोरोना से लोग मरे चाहे ना मरे, लेकिन गंदे पानी और जो जल भरा हुआ है उससे डेंगू और मलेरिया फैलेगा, इसके कारण ज़रूर लोगों की डेथ होने वाली है, ऐसा लोगों का कहना है। इनका कहना है कि बहुत सारे टमाटर हम इकट्ठे करके रखे थे, वो भी सारे डिस्ट्रॉय हो गए हैं इस बारिश के आने से। पूरे कपड़े, पूरा सामान, खाद्य सामान है, कपड़े हमारे पूरे गंदे हो गए थे, उनको हम फिर से धोए फिर से सुखाए, ऐसा किसानों का कहना है। इसके अलावा मध्य प्रदेश से एक राहत वाली खबर ये है कि मध्य प्रदेश
कोविड-19 का जो कर्फ्यू लगा है उसको ईज़ करने वाला है, उसको रिलीज़ करने वाला फ्रॉम जून, ऐसा वहाँ के सीएम शिवराज सिंह चौहान का कहना है। ठीक है, इनका ये कहना है कि हम इस टाइप के मैनर में उसको खोलेंगे कि कोरोना ज़्यादा फैले ना, और ग्रेजुअली रिलैक्स करने वाले हैं इस लॉकडाउन को अगले महीने से, ऐसा शिवराज सिंह चौहान का कहना है। और 1 जून से धीरे धीरे खुल ही जाएगा ऐसा लग भी रहा। बहुत टाइम हो गया ना, कब तक सरकार लॉकडाउन लगा के रखेगी। इसके आगे हम देखने वाले हैं पेस्ट से रिलेटेड एक न्यूज़ आई है। पेस्ट मतलब वो कीट, पशु या पक्षी होते हैं जो कि पौधों या फिर खाद्य पदार्थों को हानि पहुंचाने का काम करते हैं। इसी से रिलेटेड एक न्यूज़ आई है जिसमें ये कहा गया है कि अभी मौसम में जो फ्लक्चुएशन हम देखने को मिल रहा है ना, ये पेस्ट अटैक को बढ़ा सकता है। और ये अटैक कहाँ पर होगा? शुगर केन क्रॉप पर होने वाला है इन यूपी, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। अब इसमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, यदि इस प्रकार का इन्फेक्शन आपको कहीं देखने को मिलता, सबसे पहली बात तो ये है आपको जाके फील्ड वाले एरिया में देख रेख करते रहना पड़ेगा। ठीक है, जो भी साइंटिस्ट हैं, क्योंकि वो लोग पहचान जाते हैं, मतलब बीमारी आने के पहले ही वो पकड़ लेते हैं कि अब ऐसा हो सकता है, तो इसके लिए उनको तो जाना ही पड़ेगा ना। दूसरी बात ये है, आपको क्या करना है, यदि आपको कहीं पर भी ऐसे कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जो भी अफेक्टेड प्लांट्स हैं ना, इनको आपको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। ये शुगर मिल मैनेजमेंट्स को ऐसी बात कही गई है। दूसरी बात ये है, इनको गन्ने के सीड के रूप में आपको इस्तेमाल नहीं करना है। यदि आपको कहीं पर भी प्रेजेंस दिखती है दिस पेस्ट, ठीक है, रिफ्लेक्टेड इन एनी पार्टिकुलर एरिया, तो आपको ये पार्टिकुलर कदम उठाने की ज़रूरत है। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ना, ब्लैक बग, यही है ब्लैक, काला बग जिसको बोला जाता है। तो गवर्नमेंट का ऐसा कहना है कि जो ब्लैक बग होता है ना, ये मोस्टली फाउंड किया जाता है रतन के पौधे पर, रतन जो जिसको बोलते हैं ना गांव की भाषा में। और ठीक है, और जब ये पौधों की पत्ती को खाता है तो उसको पीला और ब्राउन स्पॉट वहाँ पर दिखाई देने लग जाता है, ऐसे इसके लक्षण हैं। ठीक है, अब इसमें एक वर्ड यूज़ किया गया है लीफलेट। ये जो आप एरिया देख रहे हैं, ये वाला लीफलेट ऑफ कंपाउंड लीफ, इसी को कहा जाता है लीफलेट। तो लीफलेट से रिलेटेड यहाँ पर ये बात बताई गई है कि देखिए, इसका आपको इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है, मिडल ऑफ द लीफलेट ऑफ सेंट्रल लीफ। जो सेंट्रल लीफ है उसका जो लीफलेट वाला जो एरिया है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। चाहे वो एडल्ट हो चाहे वो निम्फस हो, दोनों ही पत्ती के जूस को सक करते हैं। इससे क्या होता है, शुगर केन की जो ग्रोथ है वो घट जाती है, और उसका जो यील्ड है, प्रोडक्शन है, और जो शुगर का कंटेंट है वो भी घट जाता है, ऐसा इनका कहना। अब कई सारे इस प्रकार से कीटों के नाम यहाँ पर बताए गए हैं जो कि प्रभावित करते हैं शुगर केन की फसल को। इसके अलावा ये पिक्चर जो आप देख रहे हैं ना, आए दिन हम कोई ना कोई एक फेमस व्यक्ति की डेथ को देखते आ रहे हैं, कंटिन्यू ही देखते आ रहे हैं। तो आज जो म्यूज़िक डायरेक्टर है ना, राम लखन, इनकी डेथ हो गई है। कई सारी मूवी के लिए इन्होंने डायरेक्शन का काम किया था, जैसे कि मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ है जैसी सुपरहिट फिल्मों को इन्होंने संगीत का साथ दिया था। 78 साल इनकी उम्र बताई जा रही है, तो कई दिनों से बीमार भी चल रहे थे। यदि हम इनके डेथ की रीज़न की बात करें ना, तो इनमें डेथ का रीज़न बताया जा रहा है कार्डियक अरेस्ट के कारण इनकी डेथ हुई है। दूसरी बात ये है, ठीक है, ये एक प्रकार से कंपोजर रहे थे और इनका रियल नाम था विजय पाटिल। ठीक है, इनका जो रेसिडेंस है नागपुर, यहाँ पर इनकी डेथ हो गई है। ही हैड टेकन द सेकेंड डोज ऑफ कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड। 6 दिन पहले इन्होंने कोविशील्ड की सेकेंड डोज ली थी, और उस टाइम तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जब वो घर आए, इसके बाद वीकनेस इनकी बॉडी में डेवलप होने लगी थी, और जो भी इनके पैरामीटर है ना वो ड्रॉप होने लगे थे। डॉक्टर इनके घर आए
और लगभग 2 बजे की बात है, सुबह मतलब नाइट के 2 बजे सैटरडे में इनकी डेथ हो गई थी। इस टाइम इनको आया था कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट के चलते चलते बहुत सारे लोगों की डेथ हो रही है। अब शुरुआत करते हैं इनकी जर्नी की। इन्होंने फिल्म में कब से अपनी जर्नी को स्टार्ट किया, तो मराठी एक्टर के कॉमेडियन के साथ, ठीक है, इन्होंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था। दादा कोंडकीस 1975 की एक फिल्म थी, पांडु हवलदार, यहाँ से अपनी यात्रा को इन्होंने शुरुआत किया था। इसके अलावा इन्होंने कंपोज किया था म्यूज़िक को 150 से भी ज़्यादा हिंदी फिल्मों के लिए, मराठी, भोजपुरी। और डायरेक्टर किसके साथ में, सच एस मनमोहन देसाई, महेश भट्ट, जीपी सिप्पी, अनिल गांगुली और सरोज भारती, इन लोगों के साथ में भी इन्होंने काम करा। यदि हम इनके मेमोरेबल वर्क की बात करें ना, तो और क्या क्या चीज़ें हैं जो याद करी जाती हैं। एजेंट विनोद, 100 डेज, अनमोल, तराना, पत्थर के फूल, हमसे बढ़कर कौन। इसके अलावा आइए चलते हैं उड़ीसा। उड़ीसा की जो जनजातियां हैं, जो कि ऐसी जनजातियों की कैटेगरी में रखी गई हैं जिनकी संख्या सीमित है या फिर धीरे धीरे कम होते जा रही है, तो सरकार का ये दायित्व बनता है कि सरकार इनकी देखभाल करे। इनकी जो कम होती हुई जनसंख्या है या फिर ये जो लोग सीमित रह गए हैं, ये अपनी कल्चर को बचा के रख सकें, इसके लिए सरकार को हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। अब जैसे कि ये उन एरिया में रहते हैं जो कि दूर दराज वाला इलाका रहता है, जहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं, सड़क की सुविधाएं और अन्य फैसिलिटीज़ बहुत कम रहती हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो परिवहन वाला चीज़ हो। तो इनके लिए गवर्नमेंट को विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। अब यदि ये लोग कोविड-19 से प्रभावित हो जाते हैं और यदि इनकी डेथ हो जाती है, तो कोविड-19 से तो ये सबसे ज़्यादा प्रभावित रहेंगे। दूसरी बात ये रहती है कि गरीबी बहुत ज़्यादा यहाँ पर पाई जाती है, इसलिए अब ये लोग कैसे अपना इलाज कर पाएंगे। तो बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं, सरकार को कहे हैं कि जो डोंगरिया और जो बोंदा कम्युनिटीज़ हैं ना, इनकी आप विशेष रूप से देखभाल करिए, इनको विशेष प्रकार से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करिए। और ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, यही वो जनजातियां हैं उड़ीसा की। डोंगरिया तो जो है ना, पार्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप है, रिसेंटली हिट बाय कोविड-19। ऐसा एक्टिविस्ट लोगों का कहना है कि अब ये जनजाति एरिया में भी कोविड-19 अपने पैर को पसारते जा रहा है। अब सरकार तो कहती है कि देखो, जिसको भी कोविड-19 हो रहा है उसको अलग से रखो, क्वारंटाइन करके रखो, लेकिन ये संभव नहीं है वहाँ पर, ठीक है। अब उनकी भी तो कुछ प्राइवेसी रहती है। अब एक ही कमरे वाला यदि घर है उनका, तो कैसे उनको अलग से आइसोलेट करके रख सकते हैं, तो ये बहुत मुश्किल है। इसलिए ये जो एक्टिविस्ट वाले ग्रुप हैं, ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कम से कम आप 2 किलोमीटर के अंडर वाले एरिया में, जहाँ भी इनका गांव है, घर है, उसके 2 किलोमीटर में आप इस प्रकार से क्वारंटाइन सेंटर को बना दीजिए, जहाँ पर भी इनका सेटलमेंट है। ऐसा एक्टिविस्ट लोगों का कहना है। आगे एक व्यक्ति है प्रफुल्ला सामंतरा, ठीक है। ये गोल्ड मेडल एनवायरमेंटल प्राइज को जीत चुके हैं। इनको जाना जाता है इनके काम के लिए, डोंगरिया कॉन्ट्स के लिए इन्होंने बहुत काम किया। इनका कहना है कि देखो, आपको घर घर जाकर के सर्वे करना पड़ेगा, और ये सर्वे का काम कौन करेगा, वहीं के ट्रेनिंग दिए हुए लोकल वॉलेंटियर, गांव के ही आपको चयन करना पड़ेगा। यही लोग रेगुलर रूप से मॉनिटर करेंगे क्या क्या उनको सिम्टम है कि नहीं है, और इसकी रिपोर्टिंग करते रहेंगे। कहाँ पर, क्वारंटाइन सेंटर की भी रिपोर्टिंग वो करते रहेंगे यदि कोई भी सस्पेक्टेड केस इनको दिखाई देता है तो। ऐसा इनका कहना है। दूसरी बात ये है ना, डोंगरिया और जो बोंडा फैमिलीज़ हैं, खेती के द्वारा ये जो भी पैदा कर रही हैं, या फिर जंगलों से ये जो उत्पाद तोड़ तोड़ के लाती हैं, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, इनको तो अब ये शहर में ले जाकर या कहीं पर भी ले जाकर बेच नहीं पा रहे हैं, तो इनको आप पैसे देकर सपोर्ट आपको करना पड़ेगा, ऐसा इनका कहना है। क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है, तो अब इनका जो भी काम है ना, मार्केट जो है नॉन फंक्शनल हो गए हैं, तो ये अपने प्रोड्यूस को कैसे करके सेल कर पाएंगी। इसी के चलते इनको कुछ सपोर्ट देने की ज़रूरत है। इसके अलावा और भी आपको कभी यूपीएससी में लिखने के लिए आ जाता है कि अभी जो
वल्नरेबल की कैटेगरी में जो जनजातियां आ रही, जिनकी संख्या सीमित है, बहुत कम है, उनको आप कैसे करके सेव कर पाएगा यदि कोविड-19 की महामारी आ गई है तो। ठीक है, तो आप कुछ कुछ उपाय तो ऊपर जो दिए गए हैं उनको आप लिख देंगे। इसके अलावा देखिए, आपको ये भी लिखना होगा कि हमें हेल्थ किट प्रोवाइड करना पड़ेगा, जैसे कि मास्क है, नेसेसरी मेडिसिन है, और जो विटामिन्स है ये भी हमें उन लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। ठीक है। दूसरी बात ये है, जहाँ पर भी हॉस्पिटल बने हुए हैं दूर दराज वाले एरिया में, जहाँ ये लोग इलाज करवाने के लिए जाते हैं, तो यहाँ पर भी हमें सुधार करने की ज़रूरत है। मैन पावर को हमें बढ़ाना पड़ेगा, मेडिकल इक्विपमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा, मेडिसिन और जो अदर इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, उसमें भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। आज की कंडीशन यदि आप देखोगे ना, 100 प्रकार की जनजातियां हैं, जिनमें से जो 13 पीवीटीजीज है ना, उनमें से तो 10 वल्नरेबल वाली जो ग्रुप है वो कोरोना के कारण प्रभावित हुई है। अब फॉरेन वाले पेज पर चलते हैं और न्यूज़ देख लेते हैं। पहली न्यूज़ हम देखने वाले हैं चाइना से। चाइना के जाने माने फादर ऑफ हाइब्रिड राइस, इनकी डेथ हो गई है। इनका नाम है युआन लोंगपिंग। ठीक है। एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी के क्षेत्र में इन्होंने बहुत ही ज़्यादा क्रांतिकारी परिवर्तन लाए थे, इन्हीं के लिए इनको जाना जाता है। 91 साल की इनकी एज बताई जा रही थी, 91 साल की एज में इनकी डेथ हो गई है। अब मार्च में ये बीमार पड़े थे, तो जब तक ये बीमार पड़े थे ना, तब तक ये सानिया हाइब्रिड राइस रिसर्च बेस है, यहाँ पर काम करते रहे थे। 2004 में इनको एक ऑनर से सम्मानित किया गया था, वर्ल्ड फूड प्राइज। ठीक है। इन्होंने ब्रेक थ्रू अचीवमेंट दिलाया था, डेवलप किया था जेनेटिक मटेरियल और टेक्नोलॉजी। ये ज़रूरी होती है हाई यील्ड हाइब्रिड राइस की वैरायटी को ब्रीड करने के लिए। इसके लिए उन्होंने टेक्नोलॉजी बताया और जेनेटिक मटेरियल को डेवलप किया था, इसीलिए इनको ये एक सम्मान दिया गया था। कौन सा सम्मान? वर्ल्ड फूड प्राइज 2004 में दिया गया था। अब यदि इनकी नई हाइब्रिड राइस टेक्नोलॉजी की बात करें ना, ये केवल चाइना ने अकेले इसको नहीं फ़ायदा पहुंचाया, लेकिन अदर कंट्रीज़ ने भी इस टेक्नोलॉजी, इस विधि को अपनाया था। अब आप खुद देख लीजिए। ठीक है। फूड प्राइज फाउंडेशन ने क्या कहा, वो और उसके साथ में जितने भी लोग रिसर्च से जुड़े हुए थे ना, इन्होंने इंडिया, वियतनाम, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, यूनाइटेड स्टेट, इनकी यात्रा करी और एडवाइस, कंसल्टेशन, ये सारी चीज़ें उन्होंने प्रोवाइड करी ताकि राइस से रिलेटेड रिसर्च हो सके। और जो राइस से रिसर्च से रिलेटेड जो पर्सनल है ना, उनको इन्होंने एडवाइस और कंसल्टेशन दिया था। इसके अलावा इन्होंने ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करी। 3000 साइंटिस्ट और मोर देन 50 कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं। इसमें एक पॉलिसी देखने को मिलेगी हमको चाइना में 1958 से लेकर के 1962 तक। ठीक है। इसको चलाया था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने। ठीक है। मतलब ये एक प्रकार से आर्थिक और सामाजिक अभियान इन्होंने चलाया था, लेकिन इसके चलते चलते दिक्कत ये हो गई थी कि खाद्य का जो उत्पादन है ना, उसमें बहुत बड़ा गिरावट आ गई थी और चीन में अकाल पड़ गया था और करोड़ों लोग भूखे मर गए थे। ठीक है। उस दौरान ये जो वैज्ञानिक है ना, जिनकी डेथ हुई है, इनकी उम्र बताई जा रही है कि इनकी उम्र उस टाइम में 30 साल थी। इसके बाद एक विचार है जिसको आप समझ लीजिए, क्लासिकल जेनेटिक्स। ठीक है। ये एक प्रोजेंसी है, दो डिफरेंट पेरेंट्स हैं, इनको मिलाकर के ये एक प्रोजेंसी बनाई गई, मतलब एक संतान बनाई गई है। आप इसको एक चावल का एग्जाम्पल लेके समझ लीजिए। यदि इस प्रकार का चावल ये डेवलप करते हैं, संकर धान कह सकते हैं आप उसको, है ना, तो ये क्या रहेगा, ये फास्ट होके ग्रो करेगा, इसकी उत्पादकता ज़्यादा रहेगी और जितना भी स्ट्रेस इसको ऊपर पड़ेगा ना, उसको ये स्ट्रेस को रेजिस्ट कर सकता है आइदर देन पेरेंट्स। मतलब ये इसके पेरेंट्स हो गए, इनसे ये ज़्यादा उत्पादकता देगा, ज़्यादा वो स्ट्रेस को रेजिस्ट कर पाएगा और तेज़ी के साथ में ग्रो हो पाएगा। ठीक है।
और ये काम करेगा चावल में भी, ऐसा इनका मानना था। ठीक है, और इन्होंने बिलीव कर लिया था कि ये पॉसिबल है राइस के साथ में, और इन्होंने इसको पब्लिश कर दिया था फर्स्ट फाइंडिंग इन 1964। 9 साल के बाद में क्या होता, उसने डेवलप किया था पहला हाइब्रिड राइस का कॉम्बिनेशन, जिसको कहा गया था नान यू नंबर 2। ठीक है, इससे क्या हुआ, 20% इसकी ना ज़्यादा उत्पादकता थी, इन्होंने जिसकी ये जो खोज करी थी उसकी। आगे कुछ आप डेटा को समझिए। ठीक है, 1990s की यदि हम बात करें, उस दशक की बात करें ना, तो चाइना में 47.5% की वृद्धि देखने को मिली थी। यहाँ तक कि कुछ 5 मिलियन जो हेक्टेयर जो भूतपूर्व पैडी के लैंड थे ना, ये शिफ्ट कर गए थे कैश क्रॉप में, जैसे कि वेजिटेबल उगाने लगे लोग, फ्रूट उगाने लगे, कॉटन और रैपसीड इत्यादि उगाने लग गए। अब हम बात करते हैं रेमन मैग्सेस अवार्ड फाउंडेशन की, जो कि इनको हॉनर्ड किया गया था एक प्राइज़ 2001 में। इन्होंने कहा था, देखो, एज मच एज हाफ ऑफ चाइनास राइस लैंड इज प्लांटेड टू युआन्स हाइब्रिड। मतलब यदि आप चाइना का आधा हिस्सा देख लोगे ना, जितना भी बोया जाता है उसका आधा हिस्सा, तो वो युआन्स के हाइब्रिड का ही उसमें हिस्सेदारी होती, ऐसा इनका कहना था।